सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का 5वां पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय का पूरा पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर पूछे हुए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ऑलरेडी मैंने सबके सब क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया कर लिया था जो मैंने करवाया था, इसके अलावा अगर आपने राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी और लघुत्तरीय प्रश्नों को ही खाली पढ़ा होगा तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न पढ़ाए हुए ये सीरीज के ही हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो हम सभी को पता है कहाँ के थे, जगदीशपुर के। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है दोस्तों। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? यहाँ पर होना चाहिए था किसके पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। बाकी राजा राम मोहन राय ने आप सभी को पता है किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 4 है, योजना आयोग नीति आयोग कब बना? 2019 का पेपर मैंने कल सॉल्व करवाया था। ये 2019 के पेपर से ही पूछा है। योजना आयोग नीति आयोग कब बना? 2015 में, सन 2015 में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 भी 2019 के पेपर से ही पूछा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। कल जो भी बच्चे पढ़ के गए होंगे कल का पेपर, उन सभी ने देखा होगा कि ये ऑलरेडी मैंने कल ही पढ़ाया था। अभी ये भी प्रश्न है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? ब्रज भूमि का, ब्रज क्षेत्र का। ये भी मैंने कल पढ़ाया था। 2019 के क्वेश्चन पेपर में ही ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अगर आपने कल का पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा ऑलरेडी। जिन्होंने सीरीज पढ़ी है उन्होंने ये सब देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं? तो सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? ऑलरेडी ये प्रश्न भी मैंने पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था। लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। अगर कम समय तक पाई जाती है तो उसे ही मौसम कहते हैं। और लंबे समय तक कोई मौसम बना हुआ है एक ही तरह का तो वो मौसमी दशा क्या कहलाएगी? जलवायु कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल हिमालय में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर। ये प्रश्न भी पिछले ईयर्स में ही पूछे हुए प्रश्नों में से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। सारे के सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 भी रानीगंज कोयला क्षेत्र भी पढ़ाया हुआ। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1951 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश बंधु कहे जाते हैं देश बंधु चितरंजन दास। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से अतलग उत्तरी प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 की क्रांति के 4 कारण बताइए। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो 1857 की क्रांति थी वो एक तरीके से किसने शुरू की थी? मंगल पांडे ने शुरू की थी। ऑलरेडी आपको पता है कैसे शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि गाय की चर्बी से बने हुए जो कारतूस थे उनको मुंह से लगा करके उनको खोलना पड़ता था और वो हथियार बनाने में एक तरीके से जो गाय की चर्बी है वो यूज होती थी। तो ये हिंदुओं के आस्था के विरुद्ध था। इस वजह से एक तरीके से आंदोलन तो हुआ ही। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सख्त राजस्व संग्रह नीतियों द्वारा भारत का आर्थिक रूप से शोषण भी किया था। बहुत ज्यादा कर लेते थे हमारे देश के किसानों से। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में दखल देना शुरू कर दिया था, जैसे कि सती प्रथा को खत्म करना और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति देना, जिससे लोगों में संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों जिन राजाओं के पास उनके खुद के पुत्र या पुत्री नहीं होते थे, उनकी खुद की संतान नहीं होती थी, उनके राज्य को अंग्रेज हड़प लेते थे। इसकी वजह से भी बहुत सारे जो राजा थे या जो प्रांत के अपने अपने प्रांत के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि मिल करके क्रांति करेंगे जिससे कि अंग्रेजों को भगाया जा सके अपने देश से। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी यहाँ पर ये भी पूछा है, तो 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी 4 नेताओं के नाम बताइए। तो दोस्तों उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये लोग प्रमुख रूप से थे। 4 नेताओं के नाम पूछा है तो आप मदन मोहन मालवीय लिख सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे और दादा भाई नौरोजी भी अगर आपने लिखा होगा तो और अच्छी बात है। उदारवादी नेताओं का मतलब नरम दल के नेता जो लड़ाई झगड़े से नहीं चाहते थे कि देश में आजादी आए, बल्कि शांति से आजादी आए। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1930 में की थी, यहाँ पर सन ही पूछा है। 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोला गोकर्ण नाथ मेला कहाँ लगता है? तो गोला गोकर्ण नाथ भी इसको कहते हैं। गोला गोकर्ण नाथ मेला ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में लगता है। लखीमपुर खीरी जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में। जो लोग इस जिले के होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। इसे जो कि छोटी काशी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, पहला विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया गया था? तो पहला विश्व खाद्यान्न दिवस दोस्तों मनाया गया था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को मनाया गया था। और ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना का वर्षगांठ है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 28 अगस्त 2014। उम्मीद करती हूँ कि आपने लिखा भी होगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जन धन योजना शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो हम सभी को पता है, बार बार ये प्रश्न पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो विटीकल्चर है ये अंगूर की खेती और कटाई से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। यानी कि अंगूर की खेती कैसे करते हैं, उसके फसलों की कैसे देखभाल करते हैं, उसकी कटाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये उद्यान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अंगूर की खेती के बारे में बताया जाता है, और ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? और ये प्रश्न भी मैंने बहुत बार बताया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, आप देखिए इसको पूछ भी लिया है, और मैंने इसको कम से कम 5 से 6 बार आप लोगों को सीरीज में इसको पढ़ा दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये भी मैंने कल 2019 के पेपर में ही सॉल्व कराया था। 5 जून को मनाते हैं हर साल विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 28 भी मैंने आप लोगों को बताया था, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी पढ़ाया था मैंने कल। क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो हम सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 को। ये प्रश्न तो लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। जिन भी भाई बहनों ने पढ़ा होगा सीरीज को अच्छे से, खाली सीरीज को ही पढ़ लिया होगा, तो भी उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ प्रश्न ये भी पूछा हुआ है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सारे बहुविकल्पी और अतलगुत्री पढ़ाए हुए ही आए हैं दोस्तों। आप लोगों ने कितने प्रश्न बहुविकल्पी में सही किए हैं और अतलगुत्री में सही किए हैं, जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लघुत्री प्रश्न स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो भारत में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आप सभी को पता है कि हर एक गांव में जो भी गरीब लोग हैं
उन सभी को राशन मिलता है। राशन में चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, इसके अलावा और भी रोजमर्रा के सामान मिलते हैं, दालें मिलती हैं। ठीक है। और इससे करीब 80 करोड़ लोग लाभान्वित हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई भी देश में बहुत ज्यादा भूखा ना सोए या कोई भी ऐसा ना हो जिसने जो इस लाभ से वंचित रह जाए। इसके लिए सरकार राशन कार्ड भी बनाती है, बना करके देती है, और सभी लोग इसका लाभ भी लेते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही बातें इसमें लिखनी थी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। भामर और तराई क्षेत्र, गंगा और यमुना का मैदान, और तीसरा है दक्षिणी पठार। तो भामर और तराई में यह क्षेत्र हिमालय के निकट स्थित है और इसमें छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी होते हैं। और गंगा और यमुना का मैदान, यह क्षेत्र गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है और यह बहुत ही उपजाऊ है। फिर दक्षिणी पठार, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसमें विंध्य पर्वतमाला और बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है। तो बस आपको यही लिखना था तीनों के बारे में। दो नंबर का ही प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए। तो सांस्कृतिक विरासत का मतलब है जो हमारे पुरखों ने, या फिर हम ये कहें कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे देश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स या जितने भी इमारतें बनाई गई हैं, जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, उनको सही प्रकार से रखना, उनका सही समय पर उनकी पेंटिंग करवाना, उनको सही प्रकार से उनका संरक्षण करना, यही है हमारा सांस्कृतिक विरासत। इसके अलावा जो पूर्वजों से मिले हुए नृत्य, संगीत, गीत, ये सब चीजें जो हैं, इनको भी हम इस विरासत को भी हम आगे ले जाएं, ये भी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। और इसके संरक्षण के लिए हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स है, जो इमारतें हैं, उसके लिए तो सरकार कहीं ना कहीं आप देखिए बराबर, चाहे वो ताजमहल हो या फिर जितने भी मंदिर हो, उन सभी में बराबर जहां पर भी आप देखिए, जहां पर भी थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, वहां वहां पर उसको पेंटिंग करवा करके उसको फिर से संरक्षित किया जाता है, उसको सही किया जाता है। ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि इसके संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देंगे। तो समय समय पर चाहे जितनी भी इमारतें हैं उन पर पेंटिंग की जाए और उनका रख रखाव सही से किया जाए, और आगे वाली जो भी पीढ़ियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाए कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो क्या है और इसको कैसे हमें संजो करके रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं में दोस्तों है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कुछ प्रमुख स्वरोजगार योजनाएं हैं। और अगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर वर्णन करने को भी पूछा है, कहा है यहाँ पर, तो यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और इस योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है। तो ये बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है। तो इस तरीके से आपको विस्तार से लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, गरीबी की परिभाषा दीजिए एवं गरीबी हटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो दोस्तों, गरीबी को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि गरीबी किसी व्यक्ति या परिवार के पास जीवन जीने की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होना। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि 3 जो जरूरतें हैं इंसान की, जो बहुत जरूरतें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण, अगर ये भी नहीं पूरी हो पा रही हैं, इसका मतलब कि वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। तो गरीबी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को स्किल्ड बनाया जाए, लोगों को कुछ ना कुछ तकनीकी ज्ञान दिया जाए या कुछ ना कुछ स्किल सिखाई जाए, कुछ ना कुछ तकनीक वाली चीजें सिखाई जाए, जिससे वो अपना खुद का कुछ ना कुछ कर पाए। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जाए सरकार के द्वारा। जैसे कि आप देखिए मनरेगा योजना चलती है, जो कि साल में 100 दिन तक रोजगार की गारंटी होती है। तो इस तरीके की योजनाएं सरकार और बनाए, जिससे कि और भी जो गरीब है उनका भला हो। ठीक है। तो इस तरीके के सुझाव हम यहाँ पर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 कारणों पर प्रकाश डालिए। ऑलरेडी अभी आपको मैंने बताया है कि पहला तो सैनिक विद्रोह था, जिसमें जो कारतूस थे उसको दांतों से खींचना पड़ता था। इसके अलावा अलग अलग
राज्य और प्रांत के जो राजा लोग थे वो भी खुश नहीं थे अंग्रेजों की नीतियों से, क्योंकि वो जिनके पास पुत्र या पुत्री नहीं होते थे वो उनके राज्य को हड़प लेते थे, उन्हें परेशान करते थे, कर अधिक वसूलते थे। तो यही सब चीजें आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृतिक आपदाओं का संक्षेप में वर्णन करिए। तो प्राकृतिक आपदा हम सभी को पता है, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, भूस्खलन है, भूकंप है, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में मुंबई में। और इसका मुख्य उद्देश्य था वेदों के बारे में लोगों को ज्ञान देना, जो हमारे वेद हैं वेदों के बारे में लोगों को बताना। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म में और सुधार करना, यानी कि हिंदू धर्म में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को समाप्त करके लोगों को वेदों का सही ज्ञान देना था। ठीक है, और समाज में जो फैली बुराइयां कुरीतियां थी उनको भी दूर करना था। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेहरू रिपोर्ट पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक समिति द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित संविधान की रूपरेखा थी, जिसमें स्वतंत्र राज्य और संघीय सरकार की मांग की गई थी, यानी कि अपने देश की स्वतंत्रता की मांग की गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, नागरिक सुरक्षा संगठन से आपका क्या आशय है, लिखिए। तो दोस्तों, यह एक ऐसा संगठन है जो प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं, युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए काम करता है, जो मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर संगठित होता है। तो ये बचाव और राहत का, जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गया, ठीक है, तो उन्हें वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो ये सब काम ये तरीके से ये जो संगठन है ये करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अब दोस्तों, कल के पेपर की भी आप लोग तैयारी करिए। सारे विषयों का जो सोल्यूशन है वो हमने करा दिया है। सारे विषयों का सोल्यूशन आपके फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर तो आपने देख ही दिया। सभी का सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जिसका नहीं देखा आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं अपना कितना आपने सही किया है। और कल के पेपर की तैयारी आप लोग करिए दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सारे पेपर अच्छे जा रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना है किसी का बैक ना लगे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। जय दोस्तों।